हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलीज वेटनरी विजडम। दोस्तों, कोई भी जो नया एंटरप्राइज़ करने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में एक बार डेयरी फार्मिंग एंटरप्राइज़ जो है वो ज़रूर आती है। लेकिन क्योंकि हर बिज़नेस के कुछ नॉलेज होना चाहिए अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, तो डेयरी फार्मिंग के लिए क्या ज़रूरी बातें होती हैं और एक किसान के मन में या जो नया एंटरप्रेन्योर है उसके मन में क्या क्या सवाल आते हैं, उनमें से 5 जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो डेयरी फार्मिंग कंसल्टेंसी में जो मुझे अक्सर सवाल सुनने को मिलते हैं और उनका मैं जवाब देता हूँ, तो उसे मैंने यहाँ पर बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो होता है वो ये होता है कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। देखिए, इसका जो जवाब है अगर एक शब्द में कहूँ तो यस, उसकी वजह भी है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये आपका जो बिज़नेस है ये बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। और कोई भी चीज़ प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिस कॉस्ट में वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो अगर सेलिंग प्राइस से कम है तो आपका वो बिज़नेस ज़रूर प्रॉफिटेबल होता है। और आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई चीज़ जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, जो प्रोडक्ट इतना वॉलेटाइल है कि लोगों की सुबह की शुरुआत उसके बिना नहीं होती है, बच्चे दूध पी के स्कूल जाते हैं, लोग बटर खाते हैं और दही खाते हैं और चाय पीते हैं, तो वो सब दूध के बिना पॉसिबल नहीं है। तो कोई चीज़ जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, जिसका इतना ज़्यादा सर्कुलेशन है, तो वो वाला बिज़नेस लॉस मेकिंग कैसे हो सकता है। उसे आप का जो मिसमैनेजमेंट है, जो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है और उसके बारे में नॉलेज ना होना ही उसे लॉस मेकिंग बनाता है। अगर आपको उसकी प्रॉपर ट्रिक्स और टेक्निक्स पता हैं किसी भी बिज़नेस की, तो आप उससे डेफिनेटली उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग भी एक तरीके से ऐसा है जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं कि आप कितने अच्छे स्ट्राइकर हैं, आप कितना ज़ोर से गेंद पे लात मारते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका डिफेंस वीक है, अगर आप अपना गोल होने से नहीं रोक पाते हैं, तो फिर आप हार जाएंगे। तो इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग भी है। डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होती हैं उनकी जो कीमत होती है, उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना, टाइमली यूटिलाइज़ करना, जब उसका किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का जो टाइम है उस टाइम आप उसे यूटिलाइज़ करें, जब यूज़ करें तभी आप उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे आप मान लीजिए जो आपकी काव है उसे किस टाइम आपको कंसंट्रेट फीडिंग करानी है, ज़्यादा कब करानी है, कम कब करना है, फ़ैट कब देना है, मिनरल्स कब बढ़ाने हैं, कैल्शियम कब रोकना है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी जो एनिमल है वो हेल्दी मोड में रहता है, प्रोडक्शन के हेल्दी मोड में रहता है। और इस बात की बहुत इम्पोर्टेंस है कि आपकी गाय की नीड क्या है, बजाय इसके कि आप उसे क्या ऑफ़र कर रहे हैं, आपके पास उसे देने के लिए क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाय को इस टाइम किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। लास्ट के पीरियड में जैसे लोग क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी का लास्ट चल रहा होता है उस टाइम कैल्शियम की फीडिंग करने लगते हैं, हाई पोटेशियम डाइट देने लगते हैं, हाई सोडियम डाइट देने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो गाय है उसके मिल्क फीवर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो कुछ लोग हैं जो मैं जानता भी हूँ, हम देखते भी हैं आमतौर पे, लाखों करोड़ों रुपया डेयरी फार्मिंग में लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल बुरी तरीके से वो उसमें फ़ेल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मुट्ठी भर रिसोर्सेज होती हैं, ज़्यादा उनके पास लगाने को कुछ नहीं होता है और एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज रन करते हैं, उसे एक्सपेंड भी करते हैं। तो क्रक्स ये है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो लैंड है, जो एनिमल्स हैं और जो मनी है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, उसे कितनी अच्छे से आप मैनेज करते हैं, तो वही सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग का एक बुनियाद बनती है, एक फाउंडेशन बनती है। तो
ये इन कंडीशंस के साथ ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमें कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए। इसका यहाँ पर मैं कमर्शियल जो डेयरी ब्रीड्स हैं काऊ की उसके बारे में मैं बताऊँगा, क्योंकि जो देसी काउस को हम रखते हैं वो कोई मतलब एज सच बिज़नेस मॉडल तो नहीं बनता है, क्योंकि दूध का क्या है कि दूध की एक नॉर्मल सप्लाई चेन है। उस सप्लाई चेन में दूध फार्मर से आता है और वो फिर डेयरीज़ में चला जाता है, फिर वो उन तक पहुंचता है जिन्हें उस दूध की ज़रूरत है। तो आप अपने एंड कस्टमर को जानते नहीं हैं उस सप्लाई चेन में, जो फार्मर होता है वो अपने एंड कस्टमर को नहीं जानता है। रिटेल अगर आप कर रहे हैं तो वो बात अलग है, और लगभग 70 से 80% जो हमारी मिल्क सप्लाई है वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू मूव करती है। बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोस डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डीकैड प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। IMN पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। IMN पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं।
हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं के बारे में बताया है कि जो दो मेन ब्रीड्स हैं इंडिया में जो क्रॉस ब्रीड्स या प्योर ब्रीड्स यूज़ होते हैं, एक तो एचएफ है और दूसरा है जर्सी। क्योंकि ज़्यादातर लोग एचएफ को रखते हैं, उसे रखना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई मिल्क प्रोडक्शन। उसका जो दूध उत्पादन करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो एचएफ होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई यील्डर्स होते हैं। लेकिन आज के टाइम में, आज के ज़माने में जो रीसेंट ट्रेंड चला है वो जर्सी काऊ का चला है। जर्सी काफ़ी पॉपुलर हो गई है अब जो गाय है, और इसकी वजह यह है कि इसमें जो मैनेजमेंट की जो नीड्स हैं वो कम होती हैं। फ़ैट ज़्यादा रहता है इसके दूध में, कंपैरेटिवली एचएफ से ज़्यादा फ़ैट रहता है। मेंटेनेंस इसकी कम रहती है जो इस एचएफ के मुकाबले, और प्रोडक्शन लगभग कंपेरेबल ही है एचएफ जितना करती है। तो ये सब पैरामीटर अगर हम एचएफ के मुकाबले में देखें तो जर्सी में अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नए फार्मर हैं तो आप अपनी जो स्टार्ट है वो जर्सी से कर सकते हैं। आपको जर्सी काऊ लेनी चाहिए शुरू में, उसके बाद आप एचएफ को भी अपने हर्ड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके साथ फिर उसी तरीके से सारे मैनेजमेंट के वो होते हैं जैसे नॉर्मल डेयरी फार्म्स में रहते हैं। तो शुरुआत जर्सी से कीजिए, कुछ जर्सी काउज रखिए, फिर धीरे धीरे आप एचएफ लेके आ जाइए। क्योंकि एचएफ की जो हाई यील्डिंग एचएफ्स होती हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन काउज होती हैं, वो मतलब ऐसा है उन्हें पालना जैसे आप हाथ ही रख रहे हैं। उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, उनकी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उसी एक्सट्रीमली हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की वजह से अगर कोई भी मिसमैनेजमेंट होता है, मतलब उनकी प्री या पोस्ट पार्टम जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिस टाइम बच्चा पैदा हो रहा होता है उससे पहले और बाद में अगर कोई भी दिक्कत या मिसमैनेजमेंट आप करते हैं न्यूट्रिशनल लेवल पर या मैनेजमेंटल लेवल पर, वेदर एनवायरनमेंट किसी भी उससे, तो कई सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं एनिमल में, और एनिमल वो प्रोडक्शन करने के बजाय रिडंडेंट हो जाता है, मतलब वो उस प्रोडक्शन कैपेसिटी में नहीं रह पाता है। तो एचएफ को पालने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो और लेकिन जो जर्सी है उसके अंदर इतने उसकी ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की, तो इस वजह से जर्सी आप रखें, फिर धीरे धीरे एचएफ को इंट्रोड्यूस कर दें। अगर आप बफलोज़ रखना चाहते हैं तो कई सारी बफलोज़ हैं, जैसे मुर्रा है, नीली रावी है जिसे पंचकल्याणी भी कहते हैं, तराई है, बन्नी है। तो ये वाली जो भैंसें हैं ये अच्छा प्रोड्यूस करती हैं। शुरुआत मुर्रा से की जानी चाहिए ये, क्योंकि ये बेस्ट चॉइस है कोई भी फार्म स्टार्ट करने के लिए। हार्डी एनिमल है, प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, फ़ैट भी ठीक ठाक रहता है और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कम रहती हैं। तो डेयरी फार्म के लिए मुर्रा सही रहती है। लेकिन क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मुर्रा की जो ब्रीड की बफलोज़ हैं इनके प्राइसेस अननेसेसरली बहुत हाई हो गए हैं। मतलब इतना एनिमल वर्थ नहीं करता है जितना उसकी प्राइस को डिमांड किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा महंगे एनिमल, एक्सपेंसिव एनिमल लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट प्रोडक्शन वाले जो मतलब 12 से 15 लीटर का दूध अगर देने वाला एनिमल है तो वो आप लें और बहुत ज़्यादा उस पर पैसा ना खर्च करें। तो 50 से 70 हज़ार रुपये जैसे कि जो एनिमल आते हैं वो ही मतलब ठीक रहते हैं। क्योंकि अगर वो बाहर 12 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है तो 30% तक का उसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल रहता है एनिमल में, मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट से। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, फीडिंग वगैरह करेंगे तो इसमें और 30% आप जोड़ सकते हैं, मतलब अपने अगर उसे लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 12 लीटर दूध दे रहा है और आपके यहाँ आके वो 15 लीटर देने लगेगा, आप अच्छा न्यूट्रिशन कर देंगे। लेकिन उसके अंदर पॉसिबिलिटी रहेगी कि जब वो दोबारा प्रेग्नेंट होगा, उसकी ट्रांजिशन पीरियड में हम अच्छी फीडिंग करेंगे और उसका बॉडी स्कोर अच्छा करेंगे तो उसके बाद वो एनिमल मतलब इतना उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा महंगे एनिमल ना लें शुरू में, और मॉडरेट जो एनिमल होते हैं, मॉडरेट प्राइस और मॉडरेट
प्रोडक्शन वाले, उन्हीं को ही लेकर डेयरी फार्म की शुरुआत करें। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप 2 लें, 5 लें, या जितना भी आपकी कैपेसिटी है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों काउस को और बफलोज़ को साथ रख सकते हैं? इसका भी जो जवाब है वो वैसे तो येस है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो डिमांड है आपके एरिया में वो कैसी है। शुरू में तो मेरा मतलब सजेशन यही है कि दोनों आप रखें साथ में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो बफलोज़ होती हैं उनमें फ़ैट एसएनएफ अच्छा रहता है, काउस के अंदर वॉल्यूम मिल्क का अच्छा रहता है, तो दोनों साथ रखना ठीक रहता है। लेकिन ज़्यादा ये डिपेंड करेगा कि आपकी लोकल डिमांड क्या है, आपके मतलब जो जहाँ पे आप दूध बेचने वाले हैं। तो अगर आपको जो दूध बेचना है वो डेयरीज़ को बेचना है, कोऑपरेटिव्स को बेचना है, तो और क्योंकि कोऑपरेटिव क्या करते हैं, वो फ़ैट और एसएनएफ देखते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप काउस को कम रखें और बफलोज़ को अपने फार्म में ज़्यादा रखें, क्योंकि वो वॉल्यूम पे इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना उनका ध्यान रहता है फ़ैट पर और एसएनएफ पर। तो उस कंडीशन में आप काउस को कम रखें और बफलोज़ को ज़्यादा रखें। लेकिन अगर आप रिटेल करने वाले हैं अपना दूध, मतलब आपको डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचना है, और आपका कस्टमर इस बात से भी कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप काऊ का और बफलो का मिल्क मिला के दे रहे हैं, मतलब आधा आधा, तो आधी आप काउज़ रखिए और आधी बफलोज़ रखिए। इससे क्या होगा कि जो मिल्क का वॉल्यूम भी बना रहेगा आपका, और फैट और एसएनएफ भी उसमें मॉडरेट रहेंगे। मतलब जो दूध का गाढ़ापन है वो मतलब कंज्यूमर के एक्सेप्टेंस पर मतलब उसका एक्सेप्टेंस सही रहेगा, मॉडरेट रहेगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में आपका बिज़नेस जो है वो अच्छी तरीके से चलेगा। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है अर्बन डेयरीज़ का, कि मतलब जो शहर के आसपास जो डेयरीज़ होने लगी हैं उनके अंदर आप मतलब वहाँ, तो इन डेयरीज़ में क्या होता है, काऊ मिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी जगहों में काउज़ ही रखी जाती हैं। कई बार देसी काऊ के मिल्क की डिमांड होती है तो देसी काउज़ रखी जाती हैं। तो जो भी है, तो ऐसे फार्म्स में बफेलो को ना ही रखा जाए, क्योंकि उससे ब्रांड वैल्यू इफ़ेक्ट होती है। ब्रांड वैल्यू का मतलब ये है कि उन लोगों को ये लगने लगेगा कि हो सकता है बफेलो का मिल्क भी इसमें मिला के बेचते हों। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही एनिमल्स आपको लाने चाहिए और अपना मतलब उसे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, लोग एक सवाल और करते हैं कि मेरे पास इतनी इतनी लैंड है, क्या इसमें मैं कितने एनिमल्स रख सकता हूँ। देखिए, हाउसिंग के लिए ना, जहाँ पे आपको एनिमल्स को रखना है उसके लिए 2 से 3 स्क्वायर मीटर एक एनिमल को क्लोज स्पेस और 4 से 6 मीटर स्क्वायर ओपन पैडक मतलब सफिशेंट रहता है। इससे भी कम में ही हो जाता है कई बार काम, लेकिन इतना हम मान के चलते हैं कि इतना उसकी हाउसिंग के लिए काफ़ी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉडर कल्टीवेशन नहीं होता है लोगों के पास, उसकी लैंड नहीं होती है। 10 काऊ के लिए लगभग 1 हेक्टेयर लैंड चाहिए आपको फॉडर कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि अगर आप अपना मतलब फॉडर नहीं लेंगे और फॉडर बाहर से लेंगे तो आपको बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा डेयरी फार्म को चलाना। तो अपनी लैंड और डेयरी फार्म के पास में उस लैंड का होना, ये डेयरी एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लैंड का होना। तो 10 काऊ पर 1 हेक्टेयर लैंड की लगभग रिक्वायरमेंट रहती है। और वो एंटरप्रेन्योर्स, वो डेयरी फार्मर्स जो फॉडर बाहर से ख़रीदते हैं, वो काफ़ी मतलब नैरो मार्जिन पे गेम खेलते हैं मतलब डेयरी फार्मिंग का। और कोई भी माइनर्स जो एडवर्स कंडीशन होती है वो एनिमल्स को या पूरी एंटरप्राइज को लॉसेस में भेज देती है, मतलब उससे लॉस होने लगता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उनका जो फॉडर आ रहा है, क्योंकि अगर एक एनिमल 30 किलो फॉडर खा रहा है, आपके पास 10 एनिमल हैं, तो 300 किलो का उसका फॉडर हो गया। अगर आप मान लीजिए इसे 4 रुपये केजी या 3 रुपये केजी में ख़रीद रहे हैं तो 900 रुपये का तो खाली फॉडर ही हो गया है आपका। और अगर आप 1200 रुपये का दूध बेच रहे थे डेली, तो आपको 300 रुपये बच रहे हैं। अगर वो दूध 1200 रुपये से मान लो 1000 रुपये का रह जाता है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन 100 ही रह जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको अपना मतलब फॉडर जो आप 3 रुपये का मार्केट से ले रहे हो, वो आप लगभग 1 रुपये का खुद आपको उगाना पड़ेगा।
तभी आपके उसमें मार्जिन्स मतलब बनेंगे। और ये वाले जो लॉसेस होते हैं ना, जो टेम्परेरी लॉसेस होते हैं, जैसे मिल्क फ्लक्चुएट कर रहा है एनवायरनमेंट की, जैसे वेदर चेंज हो गया है, बारिश हो गई, बहुत ठंड हो गई या गर्मी हो गई अचानक से, उसमें मिल्क फ्लक्चुएट करता है, वो टेम्परेरीली करता है, या फिर परमानेंटली मिल्क डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे मेस्टाइटिस के केस हैं। तो ये फार्म्स में चलता ही रहता है। तो आपको बहुत नैरो मार्जिन लेके अगर आप ये सोचेंगे कि मैं डेयरी फार्म्स मतलब चला लूँगा, इसे आगे बढ़ा लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से लैंड एक बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स हो जाती है। अगर आपके पास अपनी लैंड नहीं है या आप उसे लीज़ पे ले रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा डेयरी फार्म्स को चलाना, बशर्ते आपका दूध बहुत महंगा बिक रहा हो। अगर दूध की मतलब सेल बहुत अच्छी है, 80 रुपये 100 रुपये बेच रहे हैं, तब तो कुछ कहना ही नहीं है, आप बाहर से भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी लैंड होना एक बहुत ही मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट है डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी का। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम अच्छे एनिमल कहाँ से ले सकते हैं। ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अच्छे एनिमल कहाँ मिलते हैं और उनकी कीमत क्या होती है। एक बात आपको दिमाग में रखनी है हमेशा कि कोई भी अपने अच्छे एनिमल्स को नहीं सेल करता है। अगर वो फार्म बंद ही कर रहा है, बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर रहा है, तब तो वो अपना अच्छे एनिमल को देगा, अदरवाइज़ कोई नहीं देता है। तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि कोई भी अपने अच्छे एनिमल्स नहीं बेचता है। अच्छे एनिमल का क्या मतलब है कि जो खाते कम हैं और प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते हैं या बहुत कम बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप सोच सकते हैं कोई अपना ऐसा एनिमल क्यों बेचेगा। अगर आपके पास होगा जिसे आपने 1.5-2 साल लगा के तैयार किया होगा, तो आप उसे बेचेंगे क्या? कभी भी नहीं बेचेंगे। तो कोई भी अपने अच्छे एनिमल्स नहीं बेचता है। मार्केट के अंदर सिर्फ वही एनिमल्स आते हैं सेल के लिए जो कि अपने ओनर्स के स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पालने वाला है या गाय पालने वाला है कोई, और वो चाहता है कि मैं 20 लीटर वाले ही एनिमल रखूँ अपने फार्म में, और उसके यहाँ कोई 15 लीटर वाला आएगा, तो वो उसे मतलब उसके स्टैंडर्ड को नहीं सेटिस्फाई करेगा। या फिर ज़्यादातर एनिमल में मेडिकल इश्यूज़ होते हैं कि मतलब अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं, जैसे प्रोलैप्स की दिक्कत आई है, टॉर्शन की दिक्कत है, मिल्क फीवर है, तो ये कई बार जेनेटिक हो जाती हैं। तो उन एनिमल्स में हमेशा दिखती रहती हैं। ये ब्रुसेल्ला से संक्रमित होता है, क्योंकि ब्रुसेल्ला इंसानों में भी प्रॉब्लम करता है। तो ये वाले एनिमल लोग ला के मार्केट में बेच देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप डेयरी एंटरप्राइज शुरू करने वाले हैं तो गुड एनिमल्स आर डेवलप्ड ऑन फार्म्स। तो अच्छे एनिमल आपको खुद ही अपने फार्म पर अपने लिए डेवलप करने पड़ेंगे, है ना। और ये कैसे डेवलप होते हैं? ये अच्छी क्वालिटी का जो जर्म प्लाज्म होता है उसे आप यूज़ करें, सीमेन को यूज़ करें, और उसी से ही आप अच्छे एनिमल बना पाएंगे। तो इस तरीके से आपकी एंटरप्राइज चलती है और ग्रो करती है। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सैकड़ों क्वेश्चन होते हैं, सबके अलग अलग मतलब उनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग पूछते रहते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेन हैं, मतलब ये आपको प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोलेंगी। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, हीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। डिसीजन लेना, बाकी कंसल्टेशन अगर आप प्रॉपर लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर यहाँ नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको एक वेब पेज खुलेगा, वहाँ पढ़ लीजिए। तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और उसके बाद आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।